चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इरेक्टोब्लास्टोसिस फिटालिस भ्रूण की इरेक्टोब्लास्टोसिस भ्रूण की स्थिति केवल तब प्राप्त होता है जब जब कब होता है भाई? तो इसके साथ कंडीशन देखो जरा क्या है। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ने क्या है, सभी बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ लें। ये नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, आपके को सामने एग्जाम में सीधे आएगा। अगर आएगा तो सीधे यही आएगा कि इरेक्टोब्लास्टोसिस जो होता है भ्रूण की स्थिति केवल तब प्राप्त होती है जब कब होगा भैया? जब पति आरएस पॉजिटिव हो तथा पत्नी आरएस निगेटिव हो। जब पति आरएस पॉजिटिव तथा पत्नी आरएस निगेटिव। अब ये होता क्यों मैं बता रहा हूं उसके बारे में पूरा डिटेल्स। पहले इसको आंसर नोट कर लें। आता है ठीक है, आप लोग केवल बीटल याद करिए, पूरा याद करिए, टैटम याद करिए, बीटल एंड टैटम। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट बच्चों। देखो बच्चों, वंशागत का गुणसूत्रवाद सिद्धांत किसने दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अभी मैंने कल बताया था इसके बारे में। तो बच्चों किसने दिया था? सटन एंड बावेरी ने दिया था। सटन एंड बावेरी ने। सटन और बावेरी ने दिया था भाई। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखा बच्चों, एबी और उदर की वंशागत के उदाहरण भैया क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बीएचयू का सबसे हीटेड क्वेश्चन है। ठीक भाई, तो एबी और उदर समूह की वंशागत का उदाहरण भैया क्या है? तो सहप्रभाविता। बच्चों जरूर याद कर लीजिए, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस एबी और समूह का सबसे बड़ा एग्जांपल है। और बच्चों यही और दिखाता है बहुगुण एलीलवाद। बहुगुण एलीलवाद भी इसका एग्जांपल है। एलीलवाद, बहुगुण एलीलवाद, मल्टीपल एलीलिज्म। जरूर बच्चों याद करके जाओ, मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म इसके एग्जांपल भैया। सहप्रभाविता के दो एग्जांपल हैं, एबी और उदर समूह और बच्चों मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल मतलब जो एबी और ब्लड ग्रुप है, ये दो चीज शो करता है, सहप्रभाविता और मल्टीपल एलीलिज्म शो करता है। तो एबी और ब्लड ग्रुप सहप्रभाविता के साथ साथ बहुगुण एलीलवाद भी सिद्ध करता है या शो करता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बीएचयू में पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इरेक्टोब्लास्टोसिस फिटालिस भ्रूण की इरेक्टोब्लास्टोसिस भ्रूण की स्थिति केवल तब प्राप्त होता है जब कब होता है भाई? तो इसके साथ कंडीशन देखो जरा क्या है। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ने क्या है, सभी बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ लें। ये नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, आपके को सामने एग्जाम में सीधे आएगा। अगर आएगा तो सीधे यही आएगा कि इरेक्टोब्लास्टोसिस जो होता है भ्रूण की स्थिति केवल तब प्राप्त होती है जब कब होगा भैया? जब पति आरएस पॉजिटिव हो तथा पत्नी आरएस निगेटिव हो। जब पति आरएस पॉजिटिव तथा पत्नी आरएस निगेटिव। अब ये होता क्यों मैं बता रहा हूं इसके बारे में पूरा डिटेल्स। पहले आप इसको आंसर नोट कर लें। हो गया भाई आंसर? आंसर नोट हो गया सभी बच्चों का? आंसर नोट हो गया सभी बच्चे का? चलो भाई, अरे भ्रूण से कोई लेना देना नहीं मेरे लाल। पहला सही है, पहला शिवांगी एक बार फिर से एनसीईआरटी देखो भाई। शिवांगी एक बार फिर से एनसीईआरटी देखो, ठीक है? चलो भाई, ए बिल्कुल सही है। अनुराग संचित वर्मा, चलो भाई वेरी गुड। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताएं आपको, थोड़ा सा। अगर आप ये तो बता दें, तो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताएं, बताओ भाई। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया तो बताएं। चलो भाई जरा, ठीक भाई। चलो ये बस आप याद कर लीजिए, इसको अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है? ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे इसके बारे में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा है, आरएस कारक किसके लिए उत्तरदायी होता है बच्चों? तो जो आरएस फैक्टर होता है, आरएस कारक, यही बच्चों को लिखा है इरेक्टोब्लास्टोसिस फिटालिस।
यही कारक के लिए जिम्मेदार होता है, इसी कारक के लिए याद कर लें। इसका संबंध भैया आरएस कारक का संबंध इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से होता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से होता है। ये होता क्यों है, होता क्या है बच्चों, चलो बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा आरएस पॉजिटिव और मैंने यहाँ लिखा है आरएस निगेटिव। ये मदर है, ये मदर है और ये भाई क्या है, फादर, मदर है फादर। जब इन दोनों की शादी हुई, ठीक है, जो बच्चा बना भ्रूण में, जो बच्चा भ्रूण में बना, तो होता क्या है कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो होता क्या है, जब ये प्रेगनेंसी होती है तो मम्मी के बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। मम्मी के बॉडी के अंदर क्या होता है भैया, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। जब ये कंडीशन होती है, मतलब जो फादर उसका ब्लड ग्रुप में आरएस पॉजिटिव है और मदर का आरएस निगेटिव, ऐसी कंडीशन जब होती है, ऐसा देखा गया है, तो हुआ क्या कि जो मदर होती है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जो पहली प्रेगनेंसी होती है, जो पहला बच्चा होता है, जब वो बॉडी पल रहा होता है, तो जैसे प्रेगनेंसी होने वाली हुई होती है, जैसे होने वाली होती है, होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से फिगर बनाऊं ऐसे करके, ये मान लो हमने क्या मान लिया, मदर का यूट्रस मान लिया, गर्भाशय यूट्रस मान लिया हमने, और हमने मान लिया यहाँ पे कोई बच्चा पल रहा है, बच्चा पल रहा है, और ये यहाँ पे मम्मी की बिल्कुल नाभि है और उस नाभि से बच्चे का बिल्कुल नेवल जुड़ा है। बात समझने में बिल्कुल ध्यान में क्या बता रहा हूँ, आजकल ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हुआ क्या, जब पहली प्रेगनेंसी हुई तो बच्चे की नाभि से क्या हुआ भैया, ये सिस्टम था, इसका बिल्कुल जुड़ा है, और आपको पता है कि मम्मी के नाभि से जो ये नाड़ा जो जुड़ा होता है, इसी से सारा खाना पोषण सब चलता रहता है, इतनी बात तो पता है। जब प्रेगनेंसी हुई तो मम्मी का फादर का आरएस पॉजिटिव था, मदर का आरएस निगेटिव था। जब पहली बार प्रेगनेंसी होनी होती है, या तो बच्चा पेट में ही कभी कभी मर जाता है, या तो प्रेगनेंसी के एक आध महीने बाद, डिलीवरी हुई उसके एक आध महीने बाद बच्चा मर जाता है। मरेगा जरूर, वो चाहे जब मरे, अगर आरएस पॉजिटिव फादर है, आरएस निगेटिव मदर है, जरूर, क्योंकि मम्मी की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने लगती है, अगेंस्ट एंटीबॉडी, एंटी मतलब अगेंस्ट, बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जो बच्चे की बॉडी के अंदर चली जाती है। मतलब जैसे जब बच्चा बाहर आता है तो भाई जब बाहर आएगा ये, इसको आप काटते हो, इसको काटते हो तो कुछ मम्मी का ब्लड कुछ बच्चे के ब्लड से क्या हो जाता है, जाके मिक्सिंग हो जाता है, और जब मिक्सिंग हुआ तो जाहिर बात है बच्चे के अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, बच्चा मरेगा जरूर। हो सकता है पहली वाली थोड़ा सा खतरनाक हो, लेकिन जो दूसरी वाली होगी वो तो सबसे रिस्कियर होगी, मतलब उसमें तो बिल्कुल 100% बच्चा पेट में ही मर जाएगा। तो कभी अगर आपको दे दिया जाए कि आरएस पॉजिटिव अगर कोई मेल है, आरएस पॉजिटिव मेल है, अगर उसकी शादी किसी आरएस निगेटिव फीमेल के साथ कराई जाए तो कभी मत करना भैया, गलती से भी ना करना भाई। वैसा तो करोगे नहीं, शादी करने जाओगे पहले आरएस फैक्टर चेक कराओगे भाई। मान लो दूल्हा आप यहाँ कोई रिश्ते वाले आए, मतलब आपकी शादी तय हो गई, जैसे शादी है आपके दिमाग में, आपने कहीं पढ़ लिया कि ऐसा होता है, तो आप शादी के दिन पहले आरएस फैक्टर चेक कराओगे जाके, ऐसा तो कराओगे नहीं, पहले हमारे फैक्टर चेक कराएंगे भैया, आने वाली जनरेशन में लफड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो भैया ये होता है कि आरएस पॉजिटिव अगर मेल है और आरएस निगेटिव अगर फीमेल है, तो जो आने वाली जनरेशन है उसमें जो बच्चा पैदा होगा उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है, उस बच्चा कभी न कभी मरता जरूर है, क्योंकि उसका नाम है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फीटस मतलब होता है बच्चा छोटा, इरेथ्रो मतलब आरबीसी, फिटालिस मतलब फटना, आरबीसी फटने लगती है बच्चे की बॉडी के अंदर, आरबीसी जो होती है, जो लाल कणिका होती है, ब्लास्ट कर जाती है, फट जाती है, बिल्कुल ढा करके फट जाती है, बच्चा मर जाता है। वो कब मरेगा, तो आपसे बोलेगा जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होती है कब होती है, तब जब पुरुष मेल हो, सॉरी पुरुष मेल नहीं, पुरुष पॉजिटिव हो, मेल पॉजिटिव हो, और फीमेल कैसी भैया निगेटिव हो, फीमेल निगेटिव हो और मेल कैसा हो, पॉजिटिव हो। ये कंडीशन देखने को मिलती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में। ये याद हो भैया, हमेशा मेल पॉजिटिव फीमेल निगेटिव अगर है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, बच्चा जो आएगा वो मरेगा, उसे पीलिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, सारे रोग उसको धर लेंगे, वो मर जाएगा वो। ठीक भाई, चलिए अच्छा, अगर यहाँ पे दे दो भैया ऐसे करके, आरएस पॉजिटिव अगर मेल हो ऐसे पुल जाता है, और अगर आरएस पॉजिटिव फीमेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, मामला बिल्कुल टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर से मैं लिख दूं यहाँ पे आरएस निगेटिव मेल हो और आरएस निगेटिव फीमेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल तभी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। बस केवल एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आरएस पॉजिटिव मेल हो, आरएस निगेटिव फीमेल हो, यही कंडीशन केवल एक को छोड़ करके, यही अगर होगी तो दिक्कत होगी, बाकी सारी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जितनी बात समझ आगे होगी, आगे चलते भाई, ये भी हो गया। लेकिन बच्चों 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी कहाँ होती है बच्चों, तो डाउन सिंड्रोम में होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ, डाउन सिंड्रोम में। दूसरा वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। हाँ बेटा, इसको रोका कैसे जाता है, हाँ प्रेगनेंसी के जस्ट जैसे प्रेगनेंसी होने वाली उसके पहले डॉक्टर के पास आप जाइए, तो वहां पे डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, एक ऐसा आता है इंजेक्शन जो लगा देगा तो ऐसी कंडीशन फिर जनरेट नहीं होगी। उसके लिए इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन वो डॉक्टर के पास जाओगे तो लगा देगा, ठीक है, आपको नहीं लगाएगा, आपकी मतलब वाइफ को लगाएगा, फीमेल जो आपकी होने वाली जो वाइफ होगी उसको लगाएगा, वो आपको नहीं लगाएगा। अगर प्लस मेल अगर प्लस फीमेल हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने आपको बता दिया ना, केवल एक कंडीशन याद करो, आरएस पॉजिटिव मेल अगर आरएस निगेटिव फीमेल है तो ही समस्या होगी, बाकी और कोनो समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो उम्मीद समझ आ गया, और ज्यादा क्वेश्चन ना करें इस पे लेकर के, अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना छोड़ो इसको। शैलेश यादव भाई तुमसे बोला ना कि हमने बोला ना केवल एक कंडीशन याद करो, एक कंडीशन केवल याद करो भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखते बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखो बच्चों, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाता है।
45 हो जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। देखो जो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है भाई, डाउन सिंड्रोम में भी देख लें यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों, तो टोटल 21वीं जोड़ी का एक अधिक क्रोमोसोम हो जाता है और 47 हो जाता है। ये भी क्वेश्चन मैं लगातार कराता चला रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो जो एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड डाउन पटाऊ, जो नाम याद करें, एडवर्ड डाउन पटाऊ। एडवर्ड को डाउन करके पटाऊ कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एडवर्ड डाउन पटाऊ सिंड्रोम क्या है। तो एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन, देखिए भाई ऐसे याद करेंगे, हमने आपको बताया था डीईपी, डीईपी का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड एडवर्ड पटाऊ। ऐसे याद करो भाई, ये होता है 21वें नंबर क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी, ये होता है 18वें नंबर पर, ये होता है 13वें नंबर पर। ये तीनों भैया याद कर लें, डाउनवर्ड एडवर्ड पटाऊ सिंड्रोम। 21वें नंबर पर ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, 18वें नंबर पर ट्राइसोमी एडवर्ड सिंड्रोम, 13वें नंबर पर ट्राइसोमी पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आंसर भैया क्या हो जाएगा, और ये भी सब ऑटोसोम में दिक्कत हो रही है, ये सारे ऑटोसोम में दिक्कत हो रही है, ऑटोसोम में, और ऑटोसोम में दिक्कत हो रही है, ऑटोसोम में। अगर ऑटोसोम में दिक्कत हो रही है तो आप समझ लें ऑटोसोम है। देखो भाई ऑटोसोम से क्रोमोसोम आप हो जाएगा, ऑटोसोम में परिवर्तन के कारण होता है ये सब। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए जो मैंने बताया भाई यहाँ पे। ठीक है भाई बच्चों, भाई बच्चों समझ आ रहा है। चलिए भाई आगे। चलिए भाई चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। लिखा है गायनिकोमैस्टिया किसका लक्षण है। तो मैंने आपको बताया था जब नर मादा की तरह दिखने लगे, जब नर मादा की तरह दिखे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे वो गायनिकोमैस्टिया है। जैसे आपने देखा कहीं आप ट्रेन में जाते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती आके आपसे पैसे मांगते हैं, ताली बजा के, वही होते हैं, वही गायनिकोमैस्टिया है कि बिल्कुल नर बिल्कुल पूरे मेल बिल्कुल फीमेल की तरह दिखता है। और कल मैंने आपको बताया था जब मेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखने लगे, उसका अपीयरेंस हो जाए तो आप समझ जाइए कि वो कोई मेल नहीं है, इंटरसेक्स है, दो लोगों का कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है, तो वही होता है गायनिकोमैस्टिया। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डी वाला आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बारे में मैंने आपको 20 बार बताया है, आपने नोट भी किया है और आपको हो सकता है याद भी हो, तो डी वाला आंसर सही हो गया। अच्छा यहाँ पे एक नाम लिखा है सार्स। आज जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, इसी का नाम भैया सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये नाम है इसका, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का पूरा नाम पूछा जाता है कई बार, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको याद कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम अतिरिक्त 21 गुणसूत्र के कारण होता है, किसके द्वारा बताया गया, तो लैंगडन डाउन ने 1866 में इसके बारे में बताया था बच्चों। लैंगडन डाउन ने, जरूर याद कर लें, लैंगडन डाउन ने सबसे पहली बार 1866 में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखा बच्चों यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो बच्चों आपको याद है टोटल कितने होते थे, 47। कितने होते थे, 47। और 47 अगर होते थे तो उसको कैसे लिखते थे बच्चों, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ऐसे लिखते थे भाई। 44, 45, 46, 47, देखो 47 यहाँ लिखा है, ये लिखा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये भी लिखा भाई टर्नर सिंड्रोम, किसका उदाहरण भैया, मोनोसोमी का, और कैसे लिखेंगे इसको, 2n-1 ऐसे लिखेंगे। पहला वाला आंसर सही हो गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखा मादा पक्षी के लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अलग है। यहाँ पे दो नाम आपको याद करना है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा जेड जेड और यहाँ लिखूंगा मैं जेड डब्ल्यू, बहुत ध्यान से समझना भाई, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स एक्स और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स वाई, तो बच्चों जब मैं एक्स एक्स लिखता हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि भैया क्या है, फीमेल, ये क्या भाई, फीमेल। और जब मैं एक्स वाई लिखता हूँ तो ये क्या आता है दिमाग में, मेल आता है, मेल। तो आप यहाँ देखेंगे एक्स एक्स दोनों सेम है, फीमेल में एक्स एक्स सेम है और मेल में एक्स वाई दोनों अलग अलग है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक समयुग्मक, दोनों बराबर है। यहाँ मेल मेल कैसे भैया, विषम युग्मक, विषम युग्मक, हेट्रोगैमिट। लेकिन वर्ड में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ जेड जेड होता है बच्चों मेल, जेड जेड क्या होता है बच्चों मेल, और जेड डब्ल्यू क्या होता है बच्चों फीमेल। ये बात आपको याद करके चलना बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। बर्ड, ये बर्ड का नाम दिया है बर्ड। अगर मेल बर्ड है तो उसमें जेड जेड लिखेंगे, जेड जेड। और अगर फीमेल बर्ड है, बर्ड मतलब होता है चिड़िया, चिड़िया, और फीमेल बर्ड उसमें जेड डब्ल्यू लिखेंगे। यहाँ देखो मेल होमोगैमेटिक है, सम है, बराबर है, जेड जेड बराबर है। यहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटिक, बिल्कुल विषम है, अलग है। ठीक है भाई,
तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा मादा पक्षी के बारे में पूछा है, मादा के बारे में बच्चों क्या हो जाएगा, जेड डब्ल्यू हो जाएगा। और अगर नर के बारे में पूछेगा, नर पक्षी के बारे में, तो जेड जेड हो जाएगा। लिख लें, नर पक्षी जेड जेड बताता है और मादा पक्षी जेड डब्ल्यू बताता है। भाई बात बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलिए इसको। ठीक है भाई, चले आगे। यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, एक चीज यहाँ एक नाम लिखा है यशो, कि बच्चों किस प्रकार का पाया जाता है टिड्डा में, ग्रास ऊपर में, टिड्डा ग्रास ऊपर इसको बोलते हैं, ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर के बारे में आपको हमसे ज्यादा अच्छा पता होगा टिड्डा के बारे में, क्योंकि इंटमोलॉजी आप लोग पढ़ते हैं इस के बारे में। तो यहाँ पे जो ग्रास ऊपर होगा नर वाला, मेल वाला, वो उसमें केवल एक यक्स पाया जाता है, जो मादा होती है उसमें यक्स यक्स पाया जाता है। ठीक भाई, तो नर टिड्डा में यक्स ओ पाया जाता है, मादा टिड्डा में यक्स यक्स पाया जाता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, वे क्रोमोसोम जो कि लिंग निर्धारण करते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो कि लिंग निर्धारण करते हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों, तो उन्हें एल्लोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्लोसोम बोला जाता है, एल्लोसोम बोला जाता है। या तो इसी को बोलेंगे बच्चों क्या, हेट्रोसोम बोलेंगे, हेट्रोसोम बोलेंगे, या बच्चों इसी को बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। ये तीन नाम इसके हो सकते हैं एलोसोम के, चाहे एलोसोम बोलो, चाहे हेट्रोसोम बोलो, चाहे सेक्स क्रोमोसोम बोलो, यही होता है बच्चों बी वाला। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। लिखा लिंग निर्धारण यशो प्रकार का किसमें पाया जाता है, यहाँ लिखा है यस ओ प्रकार का। बच्चों यशो प्रकार का किसमें पाया जाएगा, टिड्डा में पाया जाता है, टिड्डा में, टिड्डा में पाया जाता है यशो प्रकार का। लिखा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में देख लें। सिकल सेल एनीमिया इसको ऐसे लिखते हैं एस सी ए, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जीन के कारण, जीन जो बॉडी के अंदर जो जीन होते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसके कारण यह सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो जीन के कारण यह देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया, जीन के कारण यह देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया। चलो आज का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल। यहाँ लिखा भाई जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएं। ये लास्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, आज का अंतिम सवाल, आखिरी सवाल। और उम्मीद है सभी बच्चे इसका आंसर बिल्कुल 100% 100% बिल्कुल सही देने की कोशिश करेंगे और अपने आप को यूपी कैडेट बिल्कुल सिलेक्ट होने लायक हमें जवाब देंगे। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जवाब सही बच्चे का होना चाहिए। देखो भाई यहाँ घेगे लिखा है, घेगे नहीं होगा घोंगे होगा ये। ठीक भाई, थोड़ा सा देख लें। जड़ 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 डब्ल्यू प्रकार का किसमें होगा भाई, डोली यादव, हरिओम, विमल कुमार, ठीक है भाई, रत्नेश, अंकेश, बीरू, गोपाल, प्रणव, सत्यम, शाहरुख खान, शैलेश, ठीक है, हर्ष, ठीक है, शिवम, मनोज, दिशा, ठीक है। सही बच्चे बिल्कुल डी बता रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। नितेश, ठीक है भाई, ठीक, बहुत सही, वेरी गुड। सारे बच्चे बिल्कुल इस बार यूपी कैडेट में सेलेक्ट होने वाले हैं, ये हमें पूरा यकीन है, यकीन नहीं बिल्कुल दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे बिल्कुल मन से पढ़ रहा है, बहुत ही मन से, वेरी गुड। सारे बच्चे बिल्कुल धुआंधार पढ़ी, बिल्कुल लाजवाब तरीके से, क्योंकि सारा जहां जब सोए, जब आप लोग जागेंगे तो ही रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। इसमें कोरोना सब लोग बिल्कुल गांव में घूम घूम के, इसमें वैसे भी शादी का माहौल चल रहा है, लोग गांव में बिल्कुल मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो सबको खाने दीजिए, आप भी खाइए, बट आपका काम जो वो जरूर करिए। आपका काम पढ़ाई करना, उसको आप जरूर पढ़ें, जरूर करें, मन से करें। ठीक है भाई, चलिए तो इसका जवाब बिल्कुल सभी बच्चे अपने आप देती है। आंसर भैया क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, मोर में। अच्छा सभी बच्चे ने जरा मोर का जूलॉजिकल नेम बता दें जरा, क्या होगा मोर का जूलॉजिकल नेम क्या होता है भाई, मोर का बॉटिकल नेम क्या होता है भाई, सॉरी जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बताएं भाई। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल राइट है, पावोक्रेस्टाइटिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनी यादव बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज हम अपनी कथा यही संपन्न करते हैं। कल एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे कल। और कल आप लोग बच्चों थोड़ा सा आप लोग जीवाणु के बारे में पढ़ लीजिएगा, जीवाणु के बारे में, वायरस के बारे में, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस के बारे में। कल आपकी क्लास बैक्टीरिया और वायरस को लेकर के होगी, कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं, कौन कौन से रोग वायरस से होते हैं, इसके बारे में कल आपकी क्लास होगी। उम्मीद है कि आप बच्चे सभी पढ़ेंगे, हमारी बात मानेंगे और मानते भी चले आ रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास है भाई, आप सभी बच्चे बिल्कुल वेट करें, आप सभी की केमिस्ट्री क्लास है अभी।
चलो सभी लोग आ जाओ फटाफट जल्दी से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सारे लोग जल्दी से लाइव आओ फटाफट। गुड इवनिंग। फटाफट सारे लोग जुड़ जाओ जल्दी से। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अच्छा, दूसरी बात ये, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते हैं, बीच बीच में आते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो अब ऑटो डिटेक्शन का जो हमने सिस्टम लगा दिया है, जो 1 घंटे भी एब्सेंट करेगा, ठीक है, और 1-1 घंटे जो है 3 दिन एब्सेंट होता है, एक पीरियड अगर 3 दिन एब्सेंट होता है तो उसका ऑटोमेटिक एप्लीकेशन से उसका रिमूव हो जाएगा, वो क्लास नहीं ले पाएगा, ठीक है, दोबारा उसको नहीं ऐड किया जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आपको अपना मोबाइल अच्छे से चार्ज रखना है, ठीक है, आप जो है चार्ज रखिए और बैकअप रखिए कुछ ऐसा, जिससे कि अगर मोबाइल डिस्चार्ज होने वाली हो तो आपका चार्ज हो जाए। कोई व्यवस्था रखिए जिससे चार्जिंग अच्छी बनी रहे, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं रिजल्ट चाहता हूं, मुझे संख्या नहीं गिनती कराना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे यहाँ इतने पढ़े, मुझे सिलेक्शन दिखाना है। सिलेक्शन के लिए मैं काम कर रहा हूँ इस कोरोना काल में, इतनी विषम परिस्थिति में अपनी जान का परवाह किए बिना अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, कोई खेल नहीं चल रहा कि आप जब मन हो तो आप ज्वाइन कर लो क्लास, जब मन हो तो ना ज्वाइन करें। जो विद्यार्थी लाइव क्लास के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं वही सफलता पाएंगे। जो सोचते हैं कि बाद में लाइव क्लास हो जाती, बाद में वीडियो देख लेंगे, तो 5 घंटे का वीडियो कोई नहीं देख पाएगा। 5 घंटे का वीडियो देखना आसान बात नहीं है, किसी के बस की नहीं 5 घंटे का वीडियो देख पाए। इसलिए कोशिश करिए, कुछ भी करिए आप, एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। जुलाई अगस्त सितंबर के पहले एग्जाम नहीं होगा, समझिए बात कि नहीं। जो आप जिस सोच रहे हैं कि जो है एग्जाम अभी हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा, 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगी। अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर आप अपने एक वर्ष को बचाना चाहते हो तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होगा। कुछ बच्चे होते हैं कि पहले पढ़ते हैं, इसके बाद लास्ट के जो है टाइम जो है गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको 2 सिम रखनी पड़ेगी, डाटा दोनों में आपको फुल रखना पड़ेगा, मोबाइल की बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत पछताओगे। यही आपको मौका भगवान ने दिया है कि आप अपने एक वर्ष को बचा सकते हो। नहीं तो बच्चे इंटर पास होने के बाद 1 साल 2 साल यहाँ तैयारी करते हैं कानपुर में, फिर भी वो सफलता नहीं मिल पाती है। आपको मौका मिल चुका है, आपको ऑफलाइन जैसी क्लासेस मिल रही हैं, फिर भी अगर आप इसका उपयोग नहीं कर पाते हो तो आप समझ लीजिए कभी जीवन में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। और सबसे सुनहरा मौका है कि मेरिट एग्जाम कंडक्ट कराना। अगर इस सुनहरे मौके को आपने छोड़ दिया तो ध्यान देना, 2 साल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2 महीने 2 साल बहुत दिक्कतें आएंगी, ध्यान रखना। क्योंकि नरेंद्र और कानपुर जो एग्जाम कराता है, इनका ऊट पटांग पेपर होता है। तो सारे लोग मेहनत करें और रेगुलर पढ़ें। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो पूरे 5-6 घंटे जुड़े रहते हैं और बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। शुरुआत में ज्यादा विद्यार्थी लाइव रहते हैं, इसके बाद धीरे धीरे 10 घंटे 5 घंटे 10 घंटे इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। ऑटो डिटेक्शन से एप्लीकेशन में मैंने ये सॉफ्टवेयर और अपडेट करा दिया। ऑटो डिटेक्शन, जो बच्चा 3 दिन लगातार 1-1 घंटे, क्योंकि एक काउंटर लगा हुआ है इसमें घंटे मिनट का, 1 घंटे अगर आपने 3 दिन जो है आप एब्सेंट होते हो तो आपको बैच से ही रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाओगे, फिर दोबारा आपको बैच में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी 16 जून के चक्कर में ना रहिए, आपको तभी तो आराम से पढ़ा रहे हैं। हम आराम से क्यों पढ़ा रहे हैं, सिखा करके क्यों पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं आपको, वेल ट्रेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है 16 जून को पेपर नहीं होगा। ये लिखवा लो, 16 जून को पेपर नहीं होना है, ठीक है। और जितना ज्यादा समय मुझे मिल जाए उतना अच्छा है। हम फीस के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि आपका 16 जून को एग्जाम हो जाए और हमको फीस मिल जाएगा, कुछ नहीं। हमारा उद्देश्य यह है बच्चों का सिलेक्शन, ठीक है। किसी बच्चे ने, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, हमने एक मिनिमम फीस रखी है। किसी बच्चे ने टिप्पणी नहीं किया है कि सर ये 2000 फीस किस चीज की है। सब विद्यार्थियों को पता है कि 2000 में कुछ होता नहीं है। 2000 में बिजली का, पानी का, बिल्डिंग का खर्च है, स्टूडियो का खर्च है, सिर्फ उतना ही लिया जा रहा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं लिया गया किसी बच्चे से। सिर्फ क्यों? क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन होने के बाद आप उस 2000 के बदले कहीं ना कहीं से 20 बच्चे आप कोचिंग में भेजोगे। आपके मिलने जुलने वाले जो होंगे उनको सबको बताओगे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में कैसे पढ़ाई होती है, किस तरीके से मेहनत होती है, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, आप 16 जून को लेकर के आप अपनी पढ़ाई करें। अतिरिक्त मैं शुरू से बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को अपने 16 जून को टारगेट लेना है। 50 से 60% पूरी तरीके से रट डालिए, एकदम जी जान लगा दीजिए। 11वीं 12वीं का जो बुक है आपकी, उसमें एक पन्ना खोल के जितना एग्रीकल्चर में जितनी वैरायटीज है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उदाहरण जितने भी दिए गए एग्जाम्पल्स मैथ के, केमिस्ट्री में, वो सारे लगाइए अच्छे से, बहुत अच्छी रैंक आएगी। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा है और बेहतर से बेहतर जो भी कंटेंट हो सकता है मुझसे वो सारे कंटेंट तैयार करा करके लगातार कंटेंट पे काम हो रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक आपके कंटेंट की प्रिपरेशन की जा रही है। आपको क्या दिया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छी रैंक आ जाए, ठीक है। तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। और दूसरी बात, इस संडे को सभी विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे जूम ऐप के माध्यम से। सारे बच्चों से जो है सभी की कापियां चेक होगी, कहां पर आपने क्या पढ़ा,
इतने दिन में किस दिन आपने ज्वाइन किया और क्या आपने नोट्स बनाए, कहां पर आप काम कर रहे हो। तो जूम ऐप के माध्यम से आप सभी लोग जो है दिखाएंगे अपनी कॉपी को, सबकी कॉपी की जांच की जाएगी। ठीक है, ध्यान दें आप सभी लोग। जितने भी विद्यार्थी हैं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दें। जितने भी बच्चे हैं एकदम ईमानदारी से मेहनत करें, जितना पढ़ाया जाए उतना डेली का डेली जो है रटें। सारे बच्चे ध्यान रखें। किसी को किसी विषय में अगर समस्या आ रही है तो जरूर बताएं, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही हो वो जरूर बताएं। होता क्या बच्चों, बार बार कमेंट हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन यह है कि बाद में हम जरूर पढ़ लेते हैं कमेंट। सबके कमेंट से हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है सिस्टम। वैसे बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, आप सभी लोगों को समझ में भी आता है। ठीक है, आप लोगों के कमेंट से जो समझ में आता है कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। कोशिश करिए कि जितना पढ़ाया जाए उतना डेली का डेली रिवाइज करिए। ठीक है, ध्यान दें। नरेंद्र पाल कह रहे हैं संडे को टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट की प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी। टेस्ट की प्रक्रिया वो अपनी होती रहेगी। ये अतिरिक्त समय में आप लोगों से बात किया जाएगा। टेस्ट तो होगा ही संडे को, वो तो क्लियर है। गुड्डू वर्मा, हमने पहले बता दिया था बेटा कि आप मोबाइल को कोई व्यवस्था रखिए चार्जिंग की, बैकअप के लिए व्यवस्था रखिए। आयुष बात पे ही कह रहे हैं स्कूल में जाकर बच्चों को बताएंगे तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के बारे में। नहीं, ये तो भाई गलत बात है। ये तो कोई नहीं जाता, ये तो कोई नहीं जाता। सिलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं, है ना। स्कूल में जाकर के कोई नहीं बताता। ठीक है, अगर इतना ही कर दोगे ना, इतना अगर पिछले वर्षों के बच्चे किए होते, जब से कोचिंग संस्थान चल रहा 95% तक मैंने रिजल्ट दिया है, 95% तक। लेकिन बच्चे जब सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरठ पहुंचे, हाँ जो कानपुर में आते हैं, जो यहाँ सीएसए में आते हैं, वो जरूर इंटरेक्ट करते हैं, वो जरूर जो है कोचिंग से लगाव रखते हैं। लेकिन जो मेरठ और बांदा पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कोचिंग के बारे में। वो यहाँ जो मेहनत हो रही है इस विषम परिस्थिति में, इसको भी भूल जाते हैं। कितने बच्चों ने पिछले कोरोना काल में 4 महीने मैंने 5 महीने फ्री पढ़ाया था पूरी मेहनत के साथ। रैंक उनकी आने के बाद वो अपनी फोटो दूसरी जगह छपवा लिए। इसीलिए मैंने संकल्प किया अब की बार जो है निःशुल्क व्यवस्था नहीं होगी, उन्हीं बच्चों की व्यवस्था होगी। सबका डॉक्यूमेंट लिया गया प्रॉपर, सारे बच्चों का, सबकी मार्कशीट ली गई, सबका आधार लिया गया है और सबका फोटो लिया गया है। क्योंकि मुझे पता है इस प्लेटफॉर्म से ही पढ़े हुए बच्चे पिछले बार चारों कृषि विश्वविद्यालयों में सब जगह पढ़े हैं। अगर उनकी अंतरात्मा से पूछोगे तो वो सब बताएंगे तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़े थे। और बच्चों बताएं आपको बहुत अच्छी बात यह है कि सब लोगों ने क्रैश कोर्स पिछले बार शुरू किया था। 3-3, 4-4 दिन क्लासें कराए थे और 4 दिन में वो रैंक छाप दिए। जब रिजल्ट आया ना तो बच्चों को फोन कर करके, फोटो मांग करके, होर्डिंग बोर्ड बैनर भर रहे हैं, व्यापारिक तरीके से बच्चों से जुड़ते हैं। कृषि के बच्चों को पता ही नहीं है कि वास्तव में ये लोग हैं क्या। आप सभी को जागरूक होना चाहिए, जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। कृषि वर्ग के बच्चे सीधे सीधे जो विजिटिंग कार्ड पकड़ करके प्रैक्टिकल के दौरान विजिटिंग कार्ड देते हैं, लोग टेस्ट कराते हैं और जो फोन करते हैं, कॉलिंग करते हैं, कहते हैं कि जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी रैंक आई उनको फ्री पढ़ाएंगे। उसका अर्थ यह है कि जिस कॉलेज का पहली रैंक वाला बच्चा उनकी कोचिंग में चला जाएगा तो उसके पीछे सारे बच्चे वहीं पर भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या सबका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन वो आकर्षण का नियम है उनका कि एक बच्चे का, 2 बच्चे का माफ कर दो, ठीक है, और आकर्षित कर लो। अब आकर्षित करके जो है बच्चों को गुमराह करो। हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हैं? नहीं ले पाते। वही बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं जो बिल्कुल गंभीरता से, क्योंकि यूपी कैडेट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत छोटा एग्जाम है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए छोटा एग्जाम है जो नियमित रेगुलर काम करेंगे और उनको याद बना रहेगा मुझे जो है सरकारी विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई करनी है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। वही बच्चे सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। शिवम कुमार कह रहे हैं नहीं सर, हम पर विश्वास रखिए, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बेटा, भरोसा रखते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जो है जरूर याद रखेंगे और सबका सिलेक्शन हो, यही जो है हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग इतने विषम परिस्थिति में जो है जुड़े हो, पढ़ रहे हो। और हम लोग भी, हमारी टीम, कोई भी, सबके घर से जो समझ लो फोन आया, लेकिन कोई भी अध्यापक घर नहीं गए अपने, सारे लोग आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। और खास कोई फीस नहीं हमने लिया है और खास टीचरों को कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, पढ़ाने से, हम आपको स्पष्ट बता दें। लेकिन सारे लोग जो है दिल से जुड़े हैं। एक्चुअल में कृषि वर्ग के जो विद्यार्थी हैं इतना रिस्पेक्ट करते हैं, जो हम कुछ कह नहीं कर सकते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो सारे लोग जो है जुड़े हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। सबकी यही कोशिश है कि आप सभी लोगों की टॉप 100 के अंदर रैंक आए भाई। ठीक है, तो ऐसा तभी संभव है जब आप किताब की एक एक चीज, जो 11th और 12th की किताब है, उसकी एक एक चीज आप लोग रिवाइज करें। और साथ ही साथ जो हम बता रहे हैं इनको, वैसे किताब के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे रखा दिए जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या डीप ज्ञान रखना है। जैसे बच्चों एग्रीकल्चर में क्या होता है, कहीं बीच बीच में जो थ्योरी होते हैं चैप्टर वाइज उनको हाईलाइट करके उनको पढ़ें, समझ के बात के लिए इंपॉर्टेंट। और केमिस्ट्री में मैं नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन
कराया जाएगा, कई बार कराया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना। फिजिक्स में इसी तरीके से पॉइंट्स जो है क्लियर किए जा रहे हैं, पॉइंट वाइज आपको पीडीएफ दिया जाएगा, यहां पर मैं याद कराने का काम करूंगा। एक एक क्वेश्चन फिजिक्स के एक एक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में ध्यान रखना, आपको एग्जाम्पल जो आए हुए हैं, जो छोटे छोटे उदाहरण है, उनको जरूर सवाल को प्रैक्टिस करें, ठीक है, आंसर तक याद रखें। विकास, बिल्कुल बेटा, तुम लोग तो खैर अच्छा कर रहे हो, ठीक है। मोंटू गौतम, पूरा भरोसा है इन सब बच्चों का, काफी मतलब ऐसे अमन गौतम है, अमन गौतम बिल्कुल जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट है। क्या कह रहे हैं, फाइल में क्यों नहीं आता बेटा, उसमें देखो पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। अब आप लोग केमिस्ट्री की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए सारे लोग, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट कराया जाएगा, सारे लोग जुड़े रहिए और अपनी मोबाइल चार्ज भाई करके रखो, ठीक है। ऐसा व्यवस्था रखो जिससे कि आपका मोबाइल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये क्लास अब जो है 8 बजे तक चलने वाली है, समझिए बात नहीं। तो आप लोग अपना, हम देख रहे हैं आधे से ज्यादा लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं लास्ट में, क्योंकि उनका मोबाइल डिस्टर्ब करने लगता है। तो आप लोग चार्जिंग का व्यवस्था रखिए, ठीक है, चार्ज रखिए फुल, और कोशिश करिए अगर लाइट आई है तो आप जो है चार्जर लगा करके पढ़िए, जिससे कि आपका डिस्चार्ज ना हो मोबाइल। सोनू यादव बेटा बढ़िया है, सब पढ़ लो, एक तरफ से पढ़ लो, जहां से जो मिल जाए, जितना कंटेंट मिल जाए, कोशिश करिए 11वीं और 12वीं का सारा कंटेंट तैयार करिए। 11th और 12th की किताब को एकदम घोल के पी लो, 11th और 12th के एक एक पन्ने पढ़िए, एक एक पन्ने पढ़िए, और जो यहाँ पढ़ाया जाए उसको मन लगा करके, दिल लगा करके पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब यह है टॉप 100 के अंदर रैंक, सिलेक्शन तो सबका होगा, है ना। अगर आप बाधा पहुंच जाओगे, तब जो बाधा क्षेत्र के बच्चे तो बाधा लेना चाहते, बात अलग की है, बाधा पहुंच जाओ तो मतलब क्या, आपको सीधे आना है सीएस से, ठीक है। क्योंकि भले ही बाधा में अच्छी पढ़ाई होती है, सीएसए में थोड़ी डाउन है, लेकिन सीएसए का अपना नाम है, यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो अपने आप पढ़ लेते हैं, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, आगे भी बीएससी एजी के बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो है केमिस्ट्री की प्रैक्टिस चालू होगी आप लोगों की, ठीक है, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस चालू होगी। केमिस्ट्री वाले सर आ गए, माथुर सर, आप सभी लोग जो है लाइव रहिए। गोपाल पटेल बेटा, इससे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी सुंडा की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी समय, क्योंकि इसमें क्या है ना, कुछ डाटा जो है वेरी करता है, जो 11th और 12th में आंकड़े हैं उस आंकड़े से चेंज रहता है, इसलिए उसको अभी ना पढ़िए, आप 11th और 12th पढ़िए। सिर्फ ज्यादा हाई लेवल की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, हाई लेवल की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोग जो अपना 11-12 का एक एक पन्ना पढ़ लीजिए, बस आपकी टॉप 100 के अंदर रैंक आ जाएगी, प्लस साथ में हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दोनों चीजें चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लस 11th और 12th, इसके अलावा कोई भी किताब आपको पढ़नी नहीं है, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। सोनू यादव नमस्ते बेटा, ठीक है, सभी लोग जुड़े रहिए। बनाना है क्या? बना सकते हैं आप, ये बोलिए ना उनको। सभी बच्चे चलिए क्लास स्टार्ट हो जाइए। आज ऑर्गेनिक का रिवीजन हम कराएंगे एक टेस्ट के तौर पर, और सभी लोग अपना अपना आकलन करिए कितना इसमें कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न लिए हैं, और शायद उम्मीद है कि इसमें से कई प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए बेटा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया स्क्रीन पर। लिखा हो कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन में क्षारीय KNO4 के विलयन में प्रवाहित करें और वह रंगहीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्न होगा। इसमें से कौन हाइड्रोकार्बन होगा? C2H4 होगा, C2H6 होगा, CH4 होगा, C3H8 होगा। प्यारे बच्चों, एक बात सभी लोग बताइए कौन सा हो सकता है? आंसर करिए बेटा।
सुनील गंगवा, राजू, प्रिंस, विशाल वर्मा, किसी को नहीं आ रहा है जी? चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारा पॉइंट है क्षारीय केमनोफोर, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्षारीय केमनोफोर का मतलब होता है कि क्षारीय केमनोफोर में कौन सा इनमें से कौन सा कंपाउंड डाला जाए कि ये रंगहीन हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्षारीय केमनोफोर के विलयन को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखना है। तो यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि वही होते हैं जिनका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अब देखिए n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पर कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन हो तो वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेकंड देखिए, इसमें यहाँ पर C2H6 लिखा है। अब देखिए C2H6 का मतलब होता है कि यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर मतलब जितने हमारे कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन और उसमें +2 कर दीजिएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 दूनी 4, 2 में और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, ये भी हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये भी C3H8, ये भी हमारा क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका होगा C2H4, और C2H4 को कहते हैं एथिलीन, और एथिलीन का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है C2H4, या देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अगर इस एथिलीन का IPAC नेम आपको जानना हो तो क्या होता है, इसका IPAC नेम होगा, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 है और 2 कार्बन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो लगा होता है वहां पर सफिक्स इन होता है, तो इसका सफिक्स इन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। ओके, तो यहाँ पर जो अब देखिए, अगर मान लीजिएगा आपको प्रश्न ये घुमाया जाए तो क्या घुमा सकते हैं, जहां पर क्षारीय केमनोफोर दिया है वहां पर क्षारीय केमनोफोर ना देकर आपको वेयर अपकर्मक कह सकते हैं। तो जो हमारा वेयर अपकर्मक होता है वो क्षारीय केमनोफोर का विलयन ही होता है। तो यहाँ पर क्षारीय केमनोफोर ना देकर वहां पर वेयर अपकर्मक दे सकता है कि वेयर अपकर्मक के रंग को रंगीन कौन कर देता है, इनमें से कौन रंगीन कर देगा, तो जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, रंगीन कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शांत H2SO4 के अधिकाय में एथिल अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पादित होती है। प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारा डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण का रिएक्शन है, और यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, आपको मालूम है कि एथिल अल्कोहल हमारा क्या होता है, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है। अब इसको कहता है कि अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको याद होगा कि 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर अगर एथिल अल्कोहल को हीट किया जाता है शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो वाटर यहाँ से निकल जाता है, और जब वाटर निकल जाएगा, जैसे मान लीजिएगा हमने 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा होगा, और यहाँ इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका C2H4+H2O। प्यारे बच्चों देखिए, ये C2H4 जो होता है ये आपका क्या होगा, एथिलीन है। अब देखिए एथिलीन, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको एक एथाइल दिया हुआ है, एक एथेन दिया हुआ है, एक एथीन दिया हुआ है, और एक आपको मीथेन दिया है। तो जो एथिलीन है, अब एथिलीन को आपको हमने अभी बताया, इसके बिफोर जस्ट बताया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और अगर इसका हमें IPAC नाम आप लिखेंगे, अगर इसका IPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है और 2 कार्बन को मीथ कहते हैं, उसका सफिक्स इन होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को। चले अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब देखिए, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आया। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि योगात्मक अक्रिया। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें ये जानना चाहिए कि योगात्मक अक्रिया होती क्या है। योगात्मक अक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई 2 अवकारक आपस में जुड़कर कोई एक योगात्मक यौगिक बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो आपकी कौन सी क्रिया हो गई, योगात्मक अक्रिया हो गई। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि योगात्मक अक्रिया से में क्या होता है। पहली बात कहता है कि द्विबंध एक बंध में बदलता है। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ओके, अगर यहाँ पर हम ये H2 मिला दें, यहाँ पर H2 मिला दें तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, CH3। एक बात आपको यहाँ से प्रूव हो गई कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में बदलता है। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अगर योगात्मक अक्रिया होगी तो हमारा डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। इसके बाद लिखा है कि संरचना नहीं बदलती है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि 2 क्रिया, अब यहाँ पर इसकी संरचना तो नहीं बदली है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि 2
क्रियात्मक एक क्रियाफल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एथिलीन है और ये आपका हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया कि जब कोई दो रिएक्टेंट या अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके कोई एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं तो उसी को हम तो बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जे भी पॉइंट आपका सही है और जे भी पॉइंट सही है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट एक आपका पहला पॉइंट सही है ए और दूसरा पॉइंट आपका सी सही है। अब तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो प्यारे जो ऑप्शन इसमें आपका डी सही होगा, डी फॉर। चलिए आगे बढ़िए। चलो आप देखिए यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि जिस यौगिक से आइडोफॉर्म बना सकते हैं। अब बात आती है आइडोफॉर्म होता क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अगर CH3 लिखा हो तो ये हमारा आइडोफॉर्म होता है, और अगर यहाँ पर CHCl3 लिखा हो तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, अगर यहाँ पर CHBr3 लिखा हो तो ये हमारा ब्रोमोफॉर्म होता है। तो हमें बनाना है आइडोफॉर्म। क्या बनाना है? आइडोफॉर्म बनाना है। तो अब हमें यहाँ पर ऐसा कोई कंपाउंड देखना है। ये देखिए हमारा एसीटोन है। ये हमारा क्या है? एसीटोन है। और एसीटोन जो होता है वो होता है CH3COCH3। ओके, ये हमारा एसीटोन है। अगर हमें इसका आईपीएसी नाम बताना हो तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो एसीटोन में ये जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप आपका कीटोन ग्रुप लगा है। और देखिएगा आप जब कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। और 3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और प्रोपेन, और इसका ई हटा दीजिएगा। और जहां पर इसका क्रियात्मक समूह आप देखिए कीटोन है तो ओन सफिक्स हो जाएगा, तो इसका सफिक्स का ओन लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन 2। क्या हो जाएगा? इसका कीटोन एसीटोन जो होता है उसका आईपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनोन 2। आप देखिए ये हमारा मेथिल आयोडाइड है। ये हमारा क्या है? मेथिल आयोडाइड। यहाँ पर हमारे क्या हो गई? ये आयोडीन मिल गई। तो मोस्टली क्या होता है? ये हमारा प्रोपेनोल्डिहाइड है, इससे भी नहीं बनेगा। एसिटिक अम्ल से भी नहीं बनेगा। मोस्टली जो हमारा बनेगा आयोडोफॉर्म वो किससे बनेगा? मेथिल आयोडाइड से बनेगा। किससे बनेगा? मेथिल आयोडाइड से बनेगा। तो बी ऑप्शन आपका, बी फॉर ब्राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होगी? लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होगी? तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड दिए गए हैं इन कंपाउंड्स में देखिए बेंजीन जो होता है ये भी हमारा एक ज्वलनशील लिक्विड है। ये भी हमारा एक क्या है? ज्वलनशील लिक्विड है, बट इसको लाइटर में नहीं भरा जाता है। आप देखिए द्रवित तेल हमारे